कि समाचार की सत्यता यदि आपको जानना है तो आप इंतजार कीजिए। आपकी इंडियन आर्मी निश्चित तौर पे जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी सूचना आपको देगा। मैं अब जो कहने जा रहा हूं सुन के आप शायद विश्वास न करें। अगर इंडियन आर्मी की कैजुअल्टी हुई है, जवान ऑफिसर्स मारे गए हैं, तो इंडियन आर्मी उसे भी बताएगी। सीज फायर होता क्या है, कितने देरों के लिए होता है ये युद्ध विराम? अमेरिका बीच में आया, जो आर्थिक रूप से एक बहुत सशक्त राष्ट्र है, लेकिन अमेरिका के साथ विडंबना यह है कि आज की तारीख में उसकी साख मानने को कोई तैयार नहीं है। आप उदाहरण के तौर पे देख लें कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में वो सीज फायर नहीं करा पाया, इजराइल और हमास के बीच वो नहीं करा पाया सीज फायर, और सीज फायर तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच भी नहीं करा पाया। 3 घंटे का सीज फायर अगर रहा हो तो रहा हो, उसके बाद पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन कर दिया। अब की वर्दी पहनकर ही राष्ट्र की सेवा नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जहां पे जो कार्य कर रहा है उसे अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ अगर वो कार्य कर रहा है, यही सच्ची राष्ट्र सेवा है। सोफिया कुरैशी की बात करें या व्योमिका सिंह की बात करें तो इन महिलाओं के जज्बे को लेकर के क्या कहेंगे और महिलाएं कैसे अब आर्मी की कमांड संभाल रही हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी उन 12 सैन्य अधिकारियों के रूप में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके रीट डाला था कि इंडियन आर्मी के अंदर महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं बल्कि फुल्ली सर्विस के ऊपर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को माना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत राष्ट्रपति ने लोकसभा के अंदर इस बात को कहा भी। तो हमारे दर्शक होते हैं वो पूरी तरीके से मीडिया पे डिपेंड होते हैं। इस तरह के आपातकाल स्थिति में उनकी नजर हमेशा टीवी पे ही टिकी रहती है। जब मीडिया गलत न्यूज दिखाती है तो उन पे किस तरीके का दुष्प्रभाव पड़ता है? बहुत ही सुंदर सवाल आपने किया, और आज की तारीख में इस सवाल का उत्तर देश के प्रत्येक नागरिक के पास जाना चाहिए। किसी भी समाचार की सत्यता के लिए एकमात्र न्यूज़ चैनल बचे हुए हैं आज की तारीख में, और आज वह न्यूज़ चैनल भी प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में चले गए हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे इंटरव्यू के लिए जो इतिहास में पहली बार होगा। जयदेश न्यूज ला रहा है अब तक का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेजर डॉक्टर अरविंद सिंह के साथ, जहां खुलेंगे इंडिया पाकिस्तान युद्ध से जुड़े चौंकाने वाले राज। आखिर सीज फायर का क्या है सर? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर की क्या है कहानी? महिला विंग कमांडर और कर्नल सोफिया का पर्दे के पीछे का क्या था संघर्ष? टीआरपी के लिए आखिर मीडिया का झूठ और देश पर उसका क्या हुआ असर? जनता की सच्ची आवाज सरकार तक पहुंचेगी। एक ऐसा इंटरव्यू जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। सीज फायर की असलियत, ऑपरेशन सिंदूर का गुप्त मिशन, कर्नल सोफिया और महिला विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बहादुरी, टीआरपी के लिए झूठी खबरों का जाल। देखना ना भूलें सिर्फ जयदेश पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है इन दिनों इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे तनाव चल रहा है। 7 मई के बाद से, जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसके बाद सीमा पर तो तनाव है ही, देश के अंदर भी बयानबाजी हो रही है, मीडिया अलग अलग चीज़ें दिखा रही है। और वहीं बीच में अभी लेटेस्ट न्यूज़ दिखाएं कि सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने फिर से गोलाबारी शुरू की। और अब हम आज जो पहुंच चुके हैं वाराणसी में, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी से बातचीत करेंगे, जो कि अवकाश प्राप्त प्रवक्ता और एनसीसी अधिकारी हैं और एनसीसी के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। उदय प्रताप इंटर कॉलेज में इन्होंने एनसीसी के जो है वो ट्रेनर रहे हैं, मेजर की खिताब इनको मिला है। तो हम मेजर साहब अरविंद जी से ही जानेंगे कि जो इस समय इंडिया पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुए हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हमारे जो सैनिक हैं, इस तरह की स्थिति कब कब आती है, इस पूरे युद्ध को हम कह सकते हैं या एयर स्ट्राइक को किस नज़रिए से देखेंगे और कई बारीकियों पर आज बहुत ही डीपली जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत। जय हिंद, वंदे मातरम। और जयदेश का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो देश के नागरिकों के लिए एक बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास कर रही है।
मैंने तो आपका इंट्रो दिया है, बट मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को शॉर्ट में आप अपना इंट्रो दीजिए। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, 2012 में मैं एनसीसी से अवकाश प्राप्त हुआ मेजर रैंक से, और 2019 में मैं उदय प्रताप कॉलेज से एक ज्योग्राफी लेक्चरर के रूप में अवकाश प्राप्त किया। मेरे फादर डॉक्टर मेजर सुरेंद्र कुमार सिंह जी 1962 चाइना वार में कॉलेज छोड़कर सेना में चले गए थे, और मेरे चाचा जी एयरफोर्स से रिटायर हुए। उनके 2 बच्चे इस समय इंडियन आर्मी में हैं, कर्नल सीमा सिंह और कर्नल आलोक सिंह। तो ये बहुत संक्षिप्त मेरा परिचय है। इन दिनों जिस तरीके से सीमा पे तनाव चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हम देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि अचानक भारत एक बहुत ही शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन इस बार किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि जिस तरीके से पहलगाम में हमले हुए और उसके बाद भारत इतनी जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब देगा। सबसे पहले 2 चीज़ों को हमें समझ लेना आवश्यक है, युद्ध और ऑपरेशन। भारतवर्ष अभी तक 1948 में पाकिस्तान के कबायलियों के द्वारा जो अटैक किया गया और जिसमें हमारा पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान लेने में सफल रहा, फिर उसके बाद 1965 में एक और प्रयास हुआ। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे और भारतीय सेना लाहौर तक में थी, लेकिन फिर एक समझौता हुआ रशा के द्वारा, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से हम जानते हैं, और सारी ज़मीन और वो सब कुछ पाकिस्तान को वापस कर दिया गया। 1965 के बाद झगड़ा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का था, भारत का बिल्कुल नहीं था। लेकिन भारतवर्ष से सहायता मांगी गई मुजीबुर रहमान के द्वारा, और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ पूरी दुनिया के नक्शे पे। वो भी एक युद्ध था। और फिर उसके बाद 1999 कारगिल, जिसको कि आम जनता युद्ध के नज़रिए से देखती है, लेकिन इंडियन आर्मी उसे ऑपरेशन विजय कहती है। आज वर्तमान में 22 अप्रैल को पहलगाम में जो नृशंस हत्या आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पहचान सुनिश्चित करके किया, उसके काउंटर अटैक के रूप में भारतवर्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। और इस समय की सारी स्थितियां युद्ध के अंतर्गत नहीं, ऑपरेशन के अंतर्गत संचालित हो रही है। लेकिन 8 तारीख को एक उद्घोषणा पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक उद्घोषणा थी, जिसमें भारतवर्ष ने ये कहा कि अगर अब आतंकवादी कोई घटना होगी तो ऑपरेशन की बात नहीं, हम उसे युद्ध की श्रेणी में रखेंगे और आर पार का हिसाब हम करेंगे। जिस तरीके से भारत ने इतनी बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दी, बहुत सारे जो लोग हैं वो बिचौलिया बन कर के आ रहे हैं। सीधी सीधी अगर हम बात करें तो अमेरिका ने सीज़ फायर की घोषणा की, जबकि ये सीज़ फायर की घोषणा भारत को पहले करनी थी। अगर सीज़ फायर हुआ तो किन शर्तों पर हुआ? इन सारे मुद्दों पर, इन सारे बिंदु पर भी आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिर सीज़ फायर हुआ तो इसकी घोषणा भारत के पहले अमेरिका ने ही क्यों की, उसके बाद पाकिस्तान ने और उसके बाद भारत ने किया। सीज़ फायर होता क्या है, कितने देरों के लिए होता है ये युद्ध विराम? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2 देश अगर दुश्मन हैं तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। तो ऐसे में दोनों ही कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे राष्ट्र को मध्यस्थता के लिए लाया जाए जिसकी बात दोनों मान लें। अब सवाल ये उठता है कि जो भी राष्ट्र आएगा मध्यस्थता करने के लिए, वो किसी भी राष्ट्र का कुछ बनाने और बिगाड़ने की अगर क्षमता रखता हो, तभी जो है उसकी बात कोई मानेगा। यही कारण है कि अमेरिका बीच में आया, जो आर्थिक रूप से एक बहुत सशक्त राष्ट्र है। लेकिन अमेरिका के साथ विडंबना यह है कि आज की तारीख में उसकी साख मानने को कोई तैयार नहीं है। आप उदाहरण के तौर पे देख लें कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में वो सीज फायर नहीं करा पाया, इजराइल और हमास के बीच वो नहीं करा पाया सीज फायर, और सीज फायर तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच भी नहीं करा पाया। 3 घंटे का सीज फायर अगर रहा हो तो रहा हो, उसके बाद पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन कर दिया। अब बात सीज फायर की है। सीज फायर को आप सिर्फ इस रूप में समझा जाए कि यह एक वक्ती तौर पर राहत की स्थिति है, जिसमें थोड़ी देर के लिए युद्ध को रोका जाए और दोनों ही पक्ष राहत की स्थिति में अपने कुछ कार्यों को निपटा लें। ये सीज फायर होता रहा है। भारतवर्ष के संदर्भ में मुझे आज तक पता नहीं है
कि बीच में कोई सीज फायर हुआ हो। बीच में न तो 65 में सीज फायर हुआ, ना ही 71 में सीज फायर हुआ, ना ही कारगिल के समय में सीज फायर हुआ। जो भी सीज फायर हुए वह युद्ध के अंत में ही हुए हैं। लेकिन भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर रोका ही नहीं, और बीच में मात्र 12 तारीख तक के लिए सीज फायर की बात आई। और उसके पीछे भी एक छोटा सा खेल है कि जो पैसा पाकिस्तान को मिलना था उसके एवज में अमेरिका ने सीज फायर करने के लिए उसे बाध्य किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही कुछ लोग इस स्थिति से खुश नहीं हैं, लिहाजा उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया और एक बार पुनः भारत और पाकिस्तान उसी पूर्व अवस्था में आमने सामने खड़े हैं और खतरनाक स्थिति में खड़े हैं। जैसे कि एक तरफ तो नवाज शरीफ भारत के जो हैं वो अनाउंस करते हैं कि ठीक है सीज फायर हो गया, पाकिस्तान के नवाज शरीफ अनाउंस करते हैं कि सीज फायर हो गया, वहीं दूसरी तरफ मुनीर के द्वारा जो है वो उल्लंघन किया गया और दोबारा हमले किए जा रहे हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुनीर की जान, वो जैसे कहते थे ना कि पुराने ज़माने में एक कहावत की साहब, किसी पिंजरे में किसी तोते की जान है और उसकी जान अगर जाएगी तो कोई और मर जाएगा। मुनीर अच्छी तरह, जनरल मुनीर ये समझ चुका है कि चाहे सीज फायर कर दिया जाए, चाहे ये चलता रहे, मैं भारतवर्ष के टारगेट पे हूँ। और यह बात मैं तर्क के आधार पे कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की उस बात को याद कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि धरती कम पड़ जाएगी तुम्हारे भागने की, जहाँ भी तुम मिलोगे हम तुम्हें मारेंगे। मुनीर की स्थिति वही है। अब ऐसे में जहाँ शरीफ पाकिस्तान को बाहर निकालना चाहते हैं सीज फायर के माध्यम से, वहीं मुनीर जैसे और उस पाकिस्तानी सेना के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि सीज फायर हो, इसलिए ये सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया और स्थिति फिर उसी जगह आके खड़ी हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने अरविंद जी। जिस तरीके से लगातार इंडियन आर्मी पूरे जो है साहस के साथ, शौर्य के साथ सीमा पर डटी हुई है, वही इन दिनों देखने को मिल रहा है कि भारत की ओर से आर्मी की तरफ से 2 महिलाएं जो है वो लीड कर रही हैं। सोफिया कुरैशी की बात करें या व्योमिका सिंह की बात करें, तो इन महिलाओं के जज्बे को लेकर के क्या कहेंगे और महिलाएं कैसे अब आर्मी की कमांड संभाल रही हैं? पहले तो मैं कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में 2 बातें कह दूं तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल सोफिया कुरैशी उन 12 सैन्य अधिकारियों के रूप में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके रिट डाला था कि इंडियन आर्मी के अंदर महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं बल्कि फुल्ली सर्विस के ऊपर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को माना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत राष्ट्रपति ने लोकसभा के अंदर इस बात को कहा भी। जाहिर सी बात है कि आज हमारी नारियां और ख़ास करके सेना की उस अवस्था में नहीं है जो पहले हुआ करती थी। हमारा जो याचिका करता थे उनमें आपकी चचेरी बहन भी। हाँ, कर्नल सीमा भी उसमें शामिल है। लोकेशन तो मैं नहीं बताऊंगा इस समय वो कहाँ है, वो मेरी चचेरी बहन है और वो उन 12 लेडीज़ अफसर के अंतर्गत शामिल हैं जिन्होंने परमानेंट कमीशन की बात की। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि बड़ा अद्भुत जो विदेश मंत्रालय के द्वारा, विदेश सचिव के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एक चीज़ आपने देखा होगा, एक एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह, एक इंडियन आर्मी की तरफ से स्थल सेना से कर्नल सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव। इसका अर्थ ये हुआ कि हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ दुश्मन देश के लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यही कारण है कि अगर कर्नल सोफिया कुरैशी हिंदी में बात कह रही हैं तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह इंग्लिश में अपनी बात रख रहे हैं और उन दोनों को अगर समराइज कर रहे हैं तो विदेश सचिव हमारे मिश्री जी कर रहे हैं। बाहर विदेशों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल, ये विदेशों के लिए क्या, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आप जिसकी बातें
मैं फिर वही शब्द वापस ला रहा हूँ, धर्म की बात करते हैं। आप भारतवर्ष के अंदर देखो कि कितनी सुंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जिनको आप असुरक्षित बताते हो, दुनिया का एकमात्र मुल्क भारतवर्ष ऐसा है जहाँ वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। एक मुद्दे की तरफ और भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, जिसमें हम अपने दर्शकों से दिखाएंगे कि जिस तरीके से 8 तारीख की रात को मीडिया के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन दी गई, सपोज दैट कि नेशनल मीडिया की तरफ से कि भारत की सेना जो है वो पाक की सीमा के अंदर घुस चुकी है और लाहौर को नेश नाबूद कर दिया गया है और इस्लामाबाद को सुबह तक बचेगा नहीं। इस तरह की जो फेक न्यूज़ है उस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने शिकंजा कसा है, इसको लेकर के क्या करेंगे? क्योंकि जो हमारे दर्शक होते हैं वो पूरी तरीके से मीडिया पे डिपेंड होते हैं। इस तरह के आपातकाल स्थिति में उनकी नज़र हमेशा टीवी पे ही टिकी रहती है। जब मीडिया गलत न्यूज़ दिखाती है तो उन पर किस तरीके का दुष्प्रभाव पड़ता है? बहुत ही सुंदर सवाल आपने किया और आज की तारीख में इस सवाल का उत्तर देश के प्रत्येक नागरिक के पास जाना चाहिए। आप देखिए, सोशल मीडिया से अलग हटके देश के नागरिकों के पास किसी भी समाचार की सत्यता के लिए एकमात्र न्यूज़ चैनल बचे हुए हैं आज की तारीख में, और आज वह न्यूज़ चैनल भी प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में चले गए हैं। इसलिए मैं सुधी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि समाचार की सत्यता यदि आपको जानना है तो आप इंतज़ार कीजिए। आपकी इंडियन आर्मी, आपका विदेश मंत्रालय निश्चित तौर पे जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी सूचना आपको देगा। वो एक भी चीज़ नहीं छिपाएगा। मैं अब जो कहने जा रहा हूँ सुन के आप शायद विश्वास न करें। अगर इंडियन आर्मी की कैजुअल्टी हुई है, जवान ऑफिसर्स मारे गए हैं, तो इंडियन आर्मी उसे भी बताएगी, उसे छिपाएगी नहीं। इसलिए समाचार की सत्यता के लिए आप विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए, वो आपको अप टू डेट करेंगे। और एक चीज़ और, जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं, आपसे मैं कहना चाहूँगा, देश हित हर हाल में बड़ा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उन 3 पंक्तियों को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ जो मेरा पहले से सोचना था कि जनता के बीच जाना चाहिए। देहरादून के अंदर चिटगुड हाल की दीवारों पे 3 पंक्तियाँ लिख और दुश्मन की जान अपने देश के लिए ले लेता। वो 3 पंक्तियाँ क्या है? उन 3 पंक्तियों में सबसे पहली पंक्ति है, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का सम्मान और राष्ट्र का कल्याण सदैव प्रथम स्थान के ऊपर है। दूसरी पंक्ति, सैनिकों की सुरक्षा, सैनिकों का कल्याण और सैनिकों का सम्मान सदैव द्वितीय स्थान पे है। और तीसरा वाक्य, जिसकी बुनियाद पे ऊपर के दोनों वाक्य टिके हुए हैं, अपनी सुरक्षा, अपना सम्मान और अपना कल्याण सदैव अंतिम स्थान पर है। और सुधीजनों, आपसे इन्हीं 3 पंक्तियों के आधार पे बस एक वाक्य कहना चाहूँगा। किसी नागरिक के अंदर, किसी नेता के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर गौर से देखना, अगर ये 3 पंक्तियाँ इसी क्रम में है तो आप समझ जाना कि देश सुरक्षित है। और अगर इन पंक्तियों का क्रम उलट गया है, नीचे की पंक्ति कहीं ऊपर चली गई है, तो आप समझ जाना देश उस व्यक्ति, समाज, नेता के द्वारा खतरे की जद में है। जिस तरीके से देश में इस समय तो जोश भरा है, हर एक नागरिक सीमा पे जाने की होड़ में है कि मुझे सीमा पे भेजिए, मैं युद्ध लड़ूंगा हिंदुस्तान की तरफ से। एक सिविलियन की क्या जिम्मेदारी होती है? क्योंकि इस बार ये भी देखा गया, अक्सर ये सुना जाता था, जो इस दशक की पीढ़ी है उन्होंने ये सुना था कि पहले जब युद्ध होते थे तो छुट्टियां रद्द हो जाया करती थी और जो भी रिटायर्स होते थे उनको भी वापस बुला लिया जाता था, सेना के जवानों को। और इस बार जो है वो कुछ ऐसी ही चीज़ें सामने आ रही हैं। इसको लेकर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और हमारे दर्शकों को ब्रीफ करिए आप। मैं इस अवसर पे अपने पिताजी को याद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी बातें आज इतने वर्षों के बाद मेरे जहन में कौंध रही हैं। मेरी पहली प्राथमिकता तो आर्मी में जाने की ही थी। परिवार के सभी लोग फौज में जा चुके थे और किन्हीं कारणों से मैं उस दिशा में अपनी यात्रा नहीं कर पाया। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी में आया और एनसीसी के माध्यम से राष्ट्र की सेवा मैंने की। मैं जब इस बात को लेके बहुत उद्वेलित था कि मैं इंडियन आर्मी में नहीं जा पा रहा हूं, तो पिताजी ने मुझे बुलाया था और शायद उनके द्वारा कहा गया वाक्य आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पिताजी ने मुझसे पूछा था
कि अरविंद, राष्ट्र सेवा तुम किसे समझते हो, और उसमें बड़ा जोश था। मैंने कहा था कि इंडियन आर्मी में भर्ती हूँ और देश के लिए मेरा सर भी कट जाए तो मैं समझूंगा कि मैंने राष्ट्र की उस लेवल पे सेवा नहीं कर पाई जितना मैं चाहता था। 2 बातें पिताजी ने कहा था और वो आज भी मुझे याद है, और पूरे आप जैसे लोगों को मैं इसे समर्पित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि बेटा, परिभाषा बदल गई है। इंडियन आर्मी आज की तारीख में जो लड़ते हुए मर जाए उसको बहादुर नहीं मानती। इंडियन आर्मी कहती है कि जिंदा रहते हुए दुश्मन का तुम जितना से ज़्यादा नुकसान कर सको, वह व्यक्ति हमको अब चाहिए और वो बहादुर कहलाएगा। और दूसरा वाक्य तो बहुत खूबसूरत कहा था। उन्होंने कहा था कि वर्दी पहनकर ही राष्ट्र की सेवा नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जहाँ पे जो कार्य कर रहा है उसे अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ अगर वो कार्य कर रहा है, यही सच्ची राष्ट्र सेवा है। इसलिए तुम जहाँ भी हो, एक टीचर है वो पूर्ण तन्मयता के साथ देश के मुस्तकबिल को तैयार करे राष्ट्र के लिए। एक किसान है वो खेती पे ध्यान दे। एक बिजनेसमैन है हमेशा ख्याल रखे राष्ट्र की उपलब्धि के लिए। और प्रत्येक व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, वही देश की सबसे सच्ची राष्ट्र सेवा होगी। ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस तरीके से अग्निवीर जैसी वैकेंसी आती है, लोग अग्निवीर के तहत भी सेना ज्वाइन करते हैं, और अभी अग्निवीर के तहत हमारे कुछ सेना के जवान शहीद भी हो गए। तो वो जो 4 साल का कार्यकाल अग्निवीर का है, जिस तरीके से उसके आने के पहले ये कहा जाता था कि अग्निवीर बनके जो योद्धा जाएंगे जंग पर लड़ने, वो उस ऑनेस्टी के साथ नहीं लड़ेंगे, लेकिन वही तस्वीरों में आ रहा है कि अग्निवीर भी शहीद हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये अग्निवीर में जाने का, या जो चंद समय के लिए उनको सेना में भर्ती ली जाती है, उस पर भी वो मतलब अपनी जान निछावर कर सकते, उस पर भी उनको फ़ायदा है? यही कारण है कि यहाँ एक वाक्य में कहना चाहूँगा, जो आपने कहा कि उतने जोश से वो नहीं लड़ेंगे। इसीलिए आर्मी कहती है कि अगर आपकी इच्छा हो तो आइए, कोई बंदिश नहीं है। इसलिए सारे सवाल का कोई मतलब नहीं होता है। आप अगर चाहें तो आइए, इस सर्विस को ज्वाइन कीजिए, राष्ट्र की सेवा कीजिए। नहीं चाहते हैं तो समाज में रहते हुए कहीं भी राष्ट्र की आप सेवा कीजिए। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज के युवा जो राष्ट्र को समृद्ध, मजबूत और दुनिया का सर्वोत्तम राष्ट्र देखने की तमन्ना रखते हैं, वो अग्निवीर में आवें और एक अनुशासित जीवन 4 साल में प्राप्त करें, और उसके बाद समाज के किसी अन्य क्षेत्र में जाके उसका फ़ायदा पूरे राष्ट्र को देने का प्रयास करें। यही कारण है कि जो आर्मी से रिटायर होते हैं जवान, उनको पहले जॉब मिलती है और उनको पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जो आम लोगों को नहीं। जाहिर सी बात है, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनकी पहली पसंद इंडियन आर्मी से रिटायर्ड लोग होते हैं। उसका पीछे कारण है, एक तो उनका अनुशासन, दूसरा उनकी समयबद्धता, और तीसरा किसी भी कार्य को करने के संदर्भ में उनकी कार्यकुशलता। कोई और व्यक्ति अगर वो लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों चीज़ों के लिए उस व्यावसायिक स्थिति पे उनको प्रशिक्षित करने में काफ़ी समय लगेगा, पैसा जाया होगा। यही कारण है कि रिटायर्ड आर्मी पर्सन व्यावसायिक सेक्टर की पहली पसंद है। सेना में जाने वाले जो जवान होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, संक्षिप्त में बताइए कि कितनी कठिनाई से वो जूझते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं, सीमा पे लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं। इसके लिए मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूँगा कि एक सैनिक और एक अफसर की दिन भर की दिनचर्या मैं बताता हूँ, आप समझ लीजिए कितनी शानदार होती है। अर्ली इन द मॉर्निंग उसे बिस्तरे को त्यागना है और सब कुछ ठीक ठाक करके वो पीटी परेड के लिए मैदान में हाजिर होगा। पूरी शारीरिक मेहनत करने के बाद ही वो नाश्ते की टेबल पे जाएगा। नाश्ते के टेबल के बाद उसका जो भी क्लासेस चलना है वो 1 बजे तक चलेगा, कठोर मेहनत के साथ। 1 बजे के बाद उसका लंच आवर होता है, 1 घंटे का रेस्ट होता है, और फिर 2 से 3 के बीच में उसे गेम परेड के लिए वापस खींच लिया जाता है। गेम परेड यानी कि वो किसी न किसी खेल के अंदर अपने शारीरिक मेहनत को करेगा और अपनी दक्षता उस खेल में प्राप्त करेगा। शाम होते होते उसको रोल कॉल परेड के लिए बुलाया जाता है। रोल कॉल परेड का मतलब है कि इंडियन आर्मी
बाकायदा दिन भर की कार्रवाई पे चर्चा करती है और दूसरे दिन की तमाम कार्रवाइयों को बताती है। और फिर एक अफसर या जवान 10 बजे के बाद लाइट ऑफ करके सो जाता है अगली सुबह के जागरण के लिए। और यहाँ एक और बड़ी खूबसूरत बता दूँ, पूरी इंडियन आर्मी की टोटल कार्रवाई रिवेली और रिट्रीट के बीच में संपन्न होती है। रिवेली क्या है? सुबह जो उनका फ्लैग फहराया जाता है दैट इज़ रिवेली, और शाम को सूर्यास्त होने के पहले जो उनका झंडा उतारा जाता है दैट इज़ रिट्रीट। यही कारण है कि 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड समाप्त होने के एक हफ्ते के बाद राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम होता है। यानी कि टोटल गणतंत्र दिवस का परेड का सारा कार्यक्रम आज की तारीख में समाप्त हो रहा है और सेना जो बैरकों में आ गई थी अब वो वापस अपनी बैरकों में जा रही है। तो रिवीली और रिट्रीट के अंतर्गत एक सैनिक का जीवन है। इसके इस पूरे जीवन में आनंद है, जोश है, अनुशासन है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। इस पूरे वार को लेकर के एक शब्दों में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या ये बढ़ेगी, यहीं रुकेगी? और क्या ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ? क्या हमने बदला लिया या फिर अभी और कुछ होना बाकी है, जैसा कि पिक्चर अभी बाकी है, जैसे स्लोगन सामने आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न किया और यही शायद देश की पूरे नागरिक जानना भी चाहते हैं। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मैं स्पष्ट बता दूँ आपको कि यह कार्रवाई टोटल कंप्लीट होने के बाद ही रुकने वाली है। बीच में कई ऐसे स्थान आए जहां पूरे देश के नागरिकों को लगा कि शायद ये रुक गया, स्थगित हो गया। उसी में ये सीज फायर का छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पे नहीं गया कि साहब ऑपरेशन सिंदूर अभी रोका नहीं गया है। मैं यहाँ बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप इंडियन आर्मी क्या करने वाली है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पहले स्टेप में वो सारे आतंकवादी ठिकानों को नुकसान पहुँचाएगी और फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देखेगी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने उसके बाद फिर रिएक्शन किया तो वह पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगी, किसी सूरत में वो सिविलियन को टच नहीं करेगी। और सैन्य ठिकानों को ऑपरेट करने के बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं माना तो टोटल वार का मुंह खोलेगी वो। और ऐसे में पाकिस्तान सिर्फ 3-4 टुकड़ों में बटेगा ही नहीं, पीओके की ज़मीन भारत को वापस मिलेगी और उसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान के बटे हुए टुकड़ों में किसी एक की हैसियत नहीं रह जाएगी जो भारतवर्ष की तरफ आंख उठा के देखे या भारतवर्ष की अस्मिता को चुनौती दे। ये कार्रवाई होने वाली है, आप इसे कहीं लिख के रख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको कार्रवाई दिखेगी। इसमें से कुछ कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। 7 तारीख को 9 ठिकानों पे अटैक, उसमें 100 आतंकवादी मारे गए हैं। आप उठा के वीडियो वापस कीजिए, वो जनाजे किसके हैं? वो जनाजे पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों के नहीं हैं। वो टोटल 100% जनाजे 100 जनाजे वो आतंकवादियों के हैं और उनमें कुछ बड़े बड़े आतंकवादी लेटे हुए हैं। रऊफ, अजहर मसूद, हाफिज सईद, अबू जिंदाल, ये सब मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इंडियन आर्मी ने अभी डिक्लेयर नहीं बोलेगी वो। जब तक 100% उसके सबूत और बाकी चीज़ें वो इकट्ठा नहीं कर लेगी तब तक नहीं बोलेगी। लेकिन तर्कों के आधार पे हम समझ सकते हैं वो खाली ताबूत तो नहीं थे जो पाकिस्तान में वीडियो पे हमको दिखाई दे रहे हैं। कोई भी राष्ट्र इस तरह के ताबूत दिखाना पसंद नहीं करेगा जब तक उसकी अपनी मजबूरी न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी थे हमारे साथ, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के कई तथ्यों को, कई कयासों को, कई संदेह को दूर किया हमारे साथ। और आई थिंक मुझे भी ये लग रहा है कि हमारे दर्शकों को वो सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जिनको लेकर के उनके दिमाग में, उनके मन में जो कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हो गई होगी कि एक आर्मी का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, इंडियन आर्मी में महिलाओं की उपस्थिति कैसे दर्ज हुई, वही पाकिस्तान पे होने वाले जो आक्रमण है, युद्ध क्या होता है, सीज फायर क्या होता है और इसके अलावा किस तरीके से आगे की कार्रवाई
कार्रवाई की जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर क्या है, अलग अलग टाइम पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और उन्हें कैसे निपटाया गया और आखिर अमेरिका को बीच में क्यों आना पड़ा और उसका क्या फ़ायदा है, इन सारे सवालों के जवाब आज हमारे इस इंटरव्यू में आपको मिल गए होंगे। तो अगर आप कहीं भी हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे दूसरे तक पहुंचाएं और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, इंडिया पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहे हैं, इसको पूरा कवर करेंगे और एक एक जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। और ये भी कोशिश करिए कि मीडिया की जो भी फेक न्यूज़ है उससे भी दूर रहिए, उससे भी सतर्क रहिए, क्योंकि जैसा कि हमारे डॉक्टर अरविंद सिंह जी ने बताया कि आप जो भी वेबसाइट है, खास करके गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पर जाइए और वहाँ से जब तक कोई प्रेस रिलीज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।